जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में शुरू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ चुके थे फ्रांस की क्रांति में 1789 की फ्रांस की क्रांति, फिर पढ़े थे हम लोग जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति, फिर पढ़े थे हम लोग 1848 की फ्रांस की क्रांति। और 1848 के फ्रांस की क्रांति में ही फ्रांस में हमेशा के लिए गणतंत्र को स्थापित कर दिया गया था, जिसमें नेपोलियन तृतीय को राजा बनाया गया था। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पहले कथन कहते हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ए कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, जिस तरह हम पिछले क्लास में नेपोलियन के बारे में पढ़े थे कि नेपोलियन अपने शासनकाल के दौरान यूरोप के अधिकतर देशों पे कब्जा जमा लिया था। ठीक है, तब ऐसे ही जब नेपोलियन इटली पर कब्जा किया था तो इटली को 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी छोटा छोटा 300 प्रांत में टूटा हुआ था, और उस जर्मनी को जो है कि नेपोलियन 39 राज्य में गठित करके जर्मन राज्य का स्थापना कर देता है। इसी तरह से इटली को भी 3 भागों में बांट देता है। लेकिन जब 1815 में वियना सम्मेलन होता है, कब? 1815 ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कौन बुलाता है? मेटरनिक बुलाता है। जब वहाँ सम्मेलन होता है तो इटली को 7 भागों में बांट दिया जाता है। राजा को यह कहा जाता है कि हम लोग पुनः राजतंत्र को स्थापित करने के लिए जो मेहनत किए हैं उसमें आप हमारा समर्थन नहीं किए हैं। यही कारण है कि हम आपके राज्य को बांट रहे हैं, और अलग अलग राज्य को बांट करके जो है कि हम अपने यहाँ के राज व्यवस्था को लागू करेंगे। कहने का मतलब कि जो क्षेत्र है लोम्बार्डी और वेनेसिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है, और परमा मोडेना टस्कनी, यहाँ जो छोटा छोटा अपराध देख रहे होंगे, इस पर भी ऑस्ट्रिया के हैवस वर्ग को स्थापित कर दिया जाता है। तो 7 भाग में बटा किससे था? तो एक भाग में तो ये था एक निस और सेवाय, निस और सेवाय। ठीक है, तो इटली के राजा को मात्र मिला क्या था? सार्डिनिया मिला था, पिडमोंट मिला था, निस और सेवाय मिला था। इतना क्षेत्र बस इटली के राजा को मिला था। बाकी लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था कि ऑस्ट्रिया का राजा जो मेटरनिक रखे हुए था, और ऑस्ट्रिया का ही एक वंश था जिसका नाम था हैबसबर्ग वंश। वहाँ के 3 राजकुमार थे। तीनों राजकुमार को, एक राजकुमार को परमा, एक राजकुमार को मोडेना, और तीसरा राजकुमार को टस्कनी का क्षेत्र दे दिया गया था। और रोम को जो है, रोम जो है कि जो दुनिया के जो पोप थे, ठीक है, उनका जो है केंद्र कौन था? रोम था। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस का सेना गठित था। ठीक है, और सिसिली और नेपल्स, सिसिली जो आप द्वीप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक नेपल्स जो है, ये दोनों राज्य जो था किसका था? यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के बूर्बो वंश को दे दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा, इटली के राजा के पास के वो भाग है, मतलब एक भाग इटली के राजा को दिया गया, एक भाग में ऑस्ट्रिया था, 3 गो ऑस्ट्रिया के हैबसबर्ग वंश, और एक था जो आपका पोप का साम्राज्य था, और एक 5वां जो था सबसे नीचे जो था 7वां नंबर वाला, वो क्या था? सिसिली था। तो जोड़ कर देख लीजिए, 2, 3, 2, 5 और 2, 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और यहाँ का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट था। कौन था? राजा चार्ल्स एल्बर्ट। कहाँ का? इटली का। इटली का राजा चार्ल्स एल्बर्ट कहता था कि संपूर्ण इटली पर मेरा ही अधिकार है। लेकिन आप देख रहे होंगे कितना अधिकार चार्ल्स एल्बर्ट का था। ठीक है, फिर देखिएगा कि चार्ल्स एल्बर्ट तो कह रहा था कि इतना पर हमारा अधिकार है, लेकिन देखिए वो विदेशी जूता है। ठीक है, विदेशी जूता में खाली फीता किसके पास? इटली के राजा के पास है। और सोल और खोल जो है किसके पास है? ऑस्ट्रिया के पास है और फ्रांस के पास है। फ्रांस के बूर्बो वंश को कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया? सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, इटली के राजा के पास मात्र सार्डिनिया, पिडमोंट, निस और सेवाय का क्षेत्र था। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? मेटरनिक का अधिकार था। परमा मोडेना टस्कनी जो था, परमा है, मोडेना है और टस्कनी है, ये जो हैबसबर्ग वंश के पास है, जहाँ कहाँ के युवराज थे? ऑस्ट्रिया के ही 3 युवराज थे जिनको दे दिया गया था। रोम पर जो है पोप का अधिकार था। पोप जो होता है ईसाई धर्म के जो सबसे मेन गुरु होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पोप कहलाते हैं। और उनके नीचे जो काम करते हैं उनको पादरी कहा जाता है। पिछले क्लास में हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। सिसिली और नेपल्स का फ्रांस का बूर्बो वंश का अधिकार है। ठीक है, तो फ्रांस के बूर्बो वंश पर वो वहाँ का शासक कौन था? अभी जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 18वां। उसके बाद जो है कि वहाँ का शासक कौन बनता है? चार्ल्स 10। ठीक है, अब देखिए, अब एक व्यक्ति आता है इटली में, उसके दिमाग में पहली बार आता है कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। अब एकीकरण किसे कहते हैं?
बहुत सारे चीज़ों में जो बटा हुआ रहता है उसको एक कर देना है, क्या कहलाता है? एकीकरण कहा जाता है। जैसे आप लोग जरासंध का नाम सुने होंगे, यहीं का राजा था, हमारे यहाँ मगध का साम्राज्य था राजगृह में, और वहाँ का एक राजा हुआ जरासंध, बिहदरथ का बेटा था, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है कि जरासंध जो था वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको जोड़ा गया था, तब जाकर के उसका निर्माण हुआ था। तो इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते चलें कि जो बिहदरथ राजा थे उनकी 2 पत्नियां थीं और दोनों से उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक दिन उनके यहाँ एक साधु जी आते हैं और साधु जी को जैसे कि ये जो राजा बिहदरथ थे वो अपनी सारी बातें बताते हैं कि महाराज हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो आशीर्वाद के रूप में एक फल देते हैं, कहते हैं कि जाइए आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, इसके बाद जो है उनका गर्भाधान होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो राजा बिहदरथ अपनी पत्नी के पास जाते हैं और दोनों पत्नियों को आधा आधा सेव काट करके क्या करते हैं? खिला देते हैं, ठीक है। इतना खिलाते हैं तो जब राजा के घर में जब पुत्र का जन्म हुआ तो कमर से नीचे एक पत्नी से और कमर के ऊपर जो है दूसरी पत्नी से जन्म लेता है। यह देखकर राजा बहुत निराश होता है और कहता है कि ऐसा पुत्र किस काम का, नामे हंसाएगा हमारी एथी में कि जब किसी को पता चल जाएगा कि राजा बिहदरथ का पुत्र ऐसा प्राप्त हुआ है तो हंसेगा लोग। इस कारण से जो है कि जरासंध को राजगृह के जंगल में फेंकवा दिया जाता है, ठीक है। और उस जंगल में जैसे कि एक जरा नाम की राक्षसनी घुमा करती थी, रात में जब निकली उसको मांस का महक लगा, जब निकलती है तो वो दोनों टुकड़ों को उठाती है खाने के लिए, तो वो दोनों टुकड़ा आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। महाभारत में इसका जिक्र भी है कि जरासंध को अगर बीच से 2 टुकड़ा किया जाता था तो अपने आप आपस में क्या हो जाता था? जुड़ जाता था। तो उसका क्या हुआ? जुड़ने की प्रक्रिया जो हुई यही क्या थी? एकीकरण थी, ठीक है। तो वही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ चीज़ को जब हम एक करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? एकीकरण होगा। बचपन में आप लोग तोड़ो जोड़ो का खेल खेले होंगे, जकरा में मान के चले किसी लड़का का फिगर बनाया हुआ है, नाक यानी कान उन्हें उधर रहता था, यानी बच्चों के दिमाग को और तीव्र करने के लिए वो सारा गेम खेला जाता था। तो सब आप लोग एक किए होंगे, तो हमको लगता है कि अब आपको एकीकरण को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तब मेजनी जो था सबसे पहले इटली में एकीकरण का जो सोच रखा था मेजनी रखा था, जिसके कारण इसको इटली के एकीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और मेजनी एक और बात कहता था, मेजनी कहता था कि इटली एक राष्ट्र है और यह राष्ट्र बनकर रहेगा। किसका कथन है? मेजनी का है। एग्जाम में पूछा है कि इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो हो जाएगा कौन? मेजनी। और कौन कहता था कि इटली एक राष्ट्र है और यह राष्ट्र बनकर रहेगा, तो उसका भी आंसर होगा मेजनी, ठीक है। मेजनी जो था कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था का क्या था? सदस्य था, यानी उससे जुड़ा हुआ था। यानी कार्बोनारी जो था एक कोयले के काम करने वाले लोगों का क्या था? गुट था, जिसको कार्बोनारी नाम दिया गया, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। फिर मेजनी गणतंत्र का समर्थक था, ठीक है। यहाँ पर एक और बात हम आपको बताते चलें कि एक पिता के 3 पुत्र मान के चले, 3 गो पुत्र है, ए, बी और सी। एक जो है कि थोड़ा सा जोश में आता है, जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, थोड़ा के चलाता है, तेरा पापा पिटा गए, इस तरह का काम करेगा, तो वो है, यही है मेजनी। मेजनी कदम तो उठाता है लेकिन बेचारा को सक्सेस नहीं मिलता है। दूसरा में आता है, आप लोग को पढ़ना है, दूसरा में कौन काबूर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये क्या काम करेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ठीक है, और दिमाग लगा करके वो कूटनीति करेगा, और कूटनीति करके जो अपना ज़मीन उमीन जो हड़पा हुआ था उसको एक करेगा। फिर एक तीसरा नंबर के आता है, ये कहता है कि हमारी ज़मीन दो नहीं तो तेरा खून से भेंट करावेंगे। यही है आपका तीसरा नंबर वाला गरीबाल्डी, ठीक है। तो मेजनी के बारे में हमको पढ़ना है, यानी ये नंबर के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इटली में 3 व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से हमको चर्चा करना है, ठीक है, जो इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेजनी एकीकरण भले इससे नहीं हुआ, लेकिन इसका जो बीज बोने वाला था, एकीकरण का बीज बोने वाला कौन है? मेजनी ही है। देखिएगा कि एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया? स्थापना किया, ठीक है। और मेजनी द्वारा किया गया एकीकरण का प्रयास जो है, हर प्रयास क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, 1857 की क्रांति हुई, और भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई जिसमें हम लोग तो लगे लेकिन सफल नहीं हो पाए, ठीक है। अंततः हमारा देश आखिर करके प्रयास करते रहे और अंततः हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। उसी तरीक़ा से मेजनी यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाला व्यक्ति था,
ठीक है। 1848 ईस्वी में इससे चार्ल्स एल्बर्ट नाराज होता है, इसको क्या कर देश निकाला की सजा दे देता है और यह इटली छोड़कर के कहाँ चला जाता है, दूसरे देश में पलायन कर जाता है। ठीक है, जब ये पलायन करेगा तो एक 4 साल के बाद 1852 ईस्वी में चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाएगा। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु होगा और यहाँ जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय क्या बनेंगे, यहाँ के राजा बनेंगे और वह जो है संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक रहेंगे और वह ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे जो क्या है एक कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छा पहले साबित हो चुका है। उसी व्यक्ति का नाम था कॉन्ट काबूर। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में और कॉन्ट काबूर और गैरिबाल्डी के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और एक क्लास हो सकता है जर्मन के एकीकरण में लगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।